हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी लोग? वेलकम बैक टू माई चैनल बायोलॉजी ज्ञान एंड ट्रिक्स। इस चैनल पर हम बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हैं जो कि क्लास 11, 12 एंड नीट यूजी के सिलेबस को कवर करते हैं, जैसे कि आपको पता है। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मुझे आपसे एक बात पूछनी है कि जब मैं ऐसा पढ़ाता हूँ आपको, ऐसे जब मैं समझाता हूँ, तो क्या आपको इस फॉर्म में अच्छा लगता है या फिर मैं आपको एनसीईआरटी से समझाऊँ एक एक लाइन इस फॉर्म में पढ़ के? ठीक है, एक बार आप मुझे कमेंट में इसका आंसर देना। ठीक है, मैं उसी फॉर्म में आपको बताऊंगा। चलो, और एक बात दोस्तों, जो पिछली वीडियो थी ना वो काफ़ी लंबी बन गई थी, अराउंड 40 मिनट्स की हो गई थी। हाँ, तो वीडियो तो बहुत लंबी बन गई, लेकिन मैं कंटेंट आपको बहुत ही कम बता पाया, क्योंकि मैं उसमें लिख भी रहा था और डायग्राम भी बना रहा था आपको समझाने के लिए, है ना। तो इसलिए मैंने इस बार क्या किया है, सारा कंटेंट मैंने इसमें लिख लिया है। अब मैं आपको एक एक करके सब चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, विद डायग्राम, विद जो भी है इसमें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमने जैसे कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, हम अगली क्लास में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के बारे में। ठीक है, तो हम इसे से शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, मैंने आपको दो प्रोटीन बताए थे। कौन कौन से? एक्टिन और मायोसिन। दो प्रोटीन बताए थे ना मसल्स के। तो जो हमारी मसल्स होती है ना, वो 4 प्रोटीन्स के मिलकर बनी होती हैं: एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। मैंने आपको पिछली क्लास में एक्टिन और मायोसिन बताया था। आज हम इस क्लास में क्या पढ़ेंगे? ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, 2 एक्स्ट्रा प्रोटीन आ गई बस। चलो, ये आपके एक्टिन प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, ये वाला। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें ये गोले गोले से दिख रहे हैं ना आपको, ये ऐसे 2 थ्रेड्स जुड़ी होती हैं, ऐसे मोती की माला होती है। वैसे मान लो कि 2 मोतियों की मालों को आपने ऐसे ओवरलैप कर दिया हो एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, इस फॉर्म में ऐसे ऐसे। ठीक, और जो एक्टिन फिलामेंट्स होती है ना, ये जो गोले हैं आपके, इसको हम, ये जो पूरी चेन बन रही है, इसको हम कहते हैं एफ एक्टिन, जो कि पॉलीमर होता है किसका? छोटे छोटे मोनोमर्स यूनिट का, जिसका नाम है जी एक्टिन या फिर ग्लोबुलर एक्टिन भी कहते हैं। ठीक, यहाँ पे अगर हम इसमें देखें तो आपको दिख रहा होगा ये रेड कलर का, ये थ्रेड्स जारी होगी इसके ऊपर, है ना। ये भी 2 होती हैं, एक ये वाली, एक इससे यहाँ से गई, एक पीछे से गई होगी, जो कि आपको दिखेगी नहीं क्योंकि इसके पीछे, इसमें मैंने बनाई नहीं। फिर आगे से कर दिया, फिर एक ऐसे आई, इसके पीछे होगी, एक आगे से होगी। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रोपोमायोसिन। ये भी 2 थ्रेड होती हैं जो कि इसके ऊपर ऐसी फॉर्म में लिपटी होती हैं। ठीक, इसका स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में से डबल स्ट्रैंड दिया हुआ है, डबल स्ट्रैंड अल्फा हेलिक्स, तो हमें वही पढ़ना है। ठीक, और ट्रोपोनिन कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो कि ट्रोपोमायोसिन के ऊपर रेगुलर इंटरवल में लगी रहती हैं, एक डिस्टेंस, पर्टिकुलर डिस्टेंस। मान लो अगर ये यहाँ से 3 सेंटीमीटर है, तो अगले प्रोटीन भी 3 सेंटीमीटर पर होगी, फिर अगले प्रोटीन 3 सेंटीमीटर पर होगी। ठीक, जो ट्रोपोनिन होता है आपका ट्राइमेरिक प्रोटीन होता है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक, जैसे कि मैंने आपको बताया, डिस्ट्रीब्यूटेड रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, रेगुलर इंटरवल ऑफ ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन। ठीक, 2 चेन होती है जो कि हेलिकली बाउंड होती है एक दूसरे से। एफ एक्टिन पॉलीमर, ये भी मैंने आपको बता दिया। हाँ, जो एक्टिन फिलामेंट होता है ना, इसकी जो बैकबोन होती है वो एफ एक्टिन की बनी होती है, जो मैंने आपको बताया। ठीक, एफ एक्टिन की बैकबोन बनी हुई थी इसकी, जो कि कवर नहीं है, दूसरे की है। चलो आगे देखते हैं। रेस्टिंग स्टेट में जो ट्रोपोनिन होता है ना, ये आपका ट्रोपोनिन है ना, रेस्टिंग स्टेट में, मतलब जब मसल्स आपकी रेस्ट स्टेट में होती है, ऐसे ऐसे वाली, जब कॉन्टैक्ट नहीं है वैसे ही पड़ी हुई है। ठीक है, जो ट्रोपोनिन होता है वो मास्क, मतलब छुपा लेता है एक्टिन की एक्टिव सरफेस को, एक्टिव साइड जहाँ पे मायोसिन आकर जुड़ेगा कॉन्ट्रैक्शन के लिए, उसको छुपा के रखता है वो। अगर वो छुपा के नहीं रखेगा तो मायोसिन का जुड़ जाएगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन कर देगा, बिना खाली पीले उसकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, है ना। तो ये इसको छुपा के रखता है, जैसे कि मायोसिन इससे बाइंड ना कर पाए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं ट्रोपोनिन। अब ट्रोपोनिन कैसे बचाता है मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। अब ट्रोपोनिन कैसे बचाता है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रोपोनिन जो होता है प्राइमरिक प्रोटीन होता है, इसके 3 यूनिट होती हैं: ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी एंड ट्रोपोनिन सी। ट्रोपोनिन आई जो होता है वो इनहिबिट कर देता है एक्टिव मायोसिन इंटरेक्शन को। जो मायोसिन इसके मतलब एक्टिन से जुड़ेगा, जब जो मायोसिन है वो अगर एक्टिन से जुड़ेगा तो वो क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन करेगा। इसको ट्रोपोनिन आई जो होता है इनहिबिट करता है। कैसे? जो एक्टिव साइट है उसके ऊपर ये आई लगा हुआ होता है। ठीक है, इसी से वो मायोसिन को एक्टिन के ऊपर जाने नहीं देता, जिससे कि वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाती। चलो अब आती है ट्रोपोनिन टी की बारी।
ट्रोपोनिन टी जो होती है बाइंडिंग साइट होती है ट्रोपोमायोसिन के लिए। अब देखो ये ट्रोपोनिन है, ये भी तो कहीं ना कहीं इससे जुड़ा होगा ना ट्रोपोमायोसिन सपोर्ट के लिए। ऐसा तो है नहीं कि ये खाली ऐसे घूम रही होंगी, अगर ऐसा मतलब अगर जुड़ी नहीं होती तो फिर तो ये कहीं भी चली जाती। तो इसको बांधने के लिए ट्रोपोमायोसिन के साथ ये ट्रोपोनिन टी यूनिट होती है, बाइंडिंग साइट ऑफ ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, आगे आपको अब आती है बारी ट्रोपोनिन सी की, ट्रोपोनिन टी सॉरी ये ट्रोपोनिन सी। अब आती है बारी ट्रोपोनिन सी जो कि बाइंडिंग साइट है कैल्शियम आयंस के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, मैंने आपको बताया कैल्शियम आयन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या रोल है इस क्लास में हम पढ़ेंगे। तो फंक्शन इज रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन, इसका फंक्शन यही है कि रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है। अब मैंने आपको ये थ्योरेटिकल तो बता दिया, अब डायग्राम में समझते हैं इसको। ठीक, ये आपका डायग्राम है, जल्दी से समझते हैं। जो मान लो कि ये ट्रोपोमायोसिन है, ठीक है, रेड कलर की ट्रोपोमायोसिन है ना, इसके ऊपर गिरा देखो, ये दिख रहा होगा आपको, जा रहा है ऐसे, ट्रोपोमायोसिन है। इसके ऊपर जो ट्रोपोनिन टी की यूनिट होती है ना, ये इसके ऊपर अटैच रहती है, जो कि ये इससे अटैच होगी, ये इससे अटैच होगी, ये इससे अटैच होगी और ये इससे अटैच होगी। तो ये तीनों को सपोर्ट देती है। ठीक, ट्रोपोमायोसिन जो होती है तीनों यूनिट को सपोर्ट देती है और ट्रोपोनिन टी ट्रोपोमायोसिन से जुड़ी हुई होती है। और ट्रोपोनिन आई जो होता है, हम ने क्या पढ़ा, इनिबिट कर देता है मायोसिन इंटरेक्शन को। कैसे करता है, अब यहाँ पे देख लो, ये एफ एक्टिन की चेन है। ठीक, ये एक्टिन की चेन जा रही है, मान लो ये इसके एक्टिव साइट है, ये वाली रेड कलर की एक्टिव साइट है इसकी। तो ये जो ट्रोपोनिन आया होता है ना, यहाँ पे आकर चिपक जाता है, जिससे कि मायोसिन यहाँ पे आकर जुड़ नहीं पाता और फिर कॉन्ट्रैक्शन तो हो ही नहीं पाती इससे। ठीक है, अब आगे ट्रोपोनिन सी यूनिट, ये भी तो पढ़ी है ना हमने, उसका काम क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कैल्शियम अटैचमेंट में काम करता है। कैल्शियम आयंस जो होते हैं मसल्स के, जब हमने पढ़े थे कि कैल्शियम आयंस कौन रिलीज करता है पीछे पिछली क्लास में, देखो ये रिजर्वर ऑफ कैल्शियम आयन कौन सा, सर्कुलर रेटिकुलम, ये रिलीज कर देगा। अब जब रिलीज करेगा तो ये मसल्स के पास आके इसके पास जुड़ जाती है। ठीक है, कैल्शियम अटैचमेंट का काम करते हैं ट्रोपोनिन सी। चलो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब जल्दी से हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो कि है यहाँ। तो वैसे दोस्तों ये मायोसिन ना, हाँ ये कंप्लीट हो गया, ट्रोपोनिन कंप्लीट हो गया। अब मायोसिन के बारे में पढ़ते हैं। मायोसिन जो होता है थिक फिलामेंट होता है, आप सभी को पता ही है। मायोसिन फिलामेंट में कौन सी प्रोटीन होती है, मायोसिन प्रोटीन होती है। ठीक, और मायोसिन प्रोटीन जो होती है वो मीरोमायोसिन प्रोटीन की बनी होती है, जो कि इसका क्या है, मोनोमर। ठीक है ना, ये देखो मीरोमायोसिन का स्ट्रक्चर, ये देखो मैं थोड़ा सा गंदा सा है, इसमें देख लो आप डायग्राम में, ये देखो मीरोमायोसिन का स्ट्रक्चर, मायोसिन मोनोमर मीरोमायोसिन। ठीक, चलो जो मायोसिन प्रोटीन होती है ये दो चीज़ों से बनी हुई होती है। ठीक है, पहले दो लार्ज हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है और चार स्मॉलर लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। जब ये कंबाइन करती है ना, एक मॉलिक्यूल बनाती है जिसके पास दो हेड होते हैं। ये दो हेड दिख रहे होंगे आपको, जो कि लाइट और हैवी चेन की होती है। अगर आपको इसमें समझ ना आ रहा हो ना, आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो दो हेड, एक हेड दो हेड, एक हेड दो हेड, बिल्कुल सेम डायग्राम है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, दो हेड होती है और एक लंबी सी टेल होती है, एक लॉन्ग टेल होती है जो कि ट्विस्टेड हो रही होती है, एक के ऊपर ऐसे जुड़ी हुई होती है सांप की तरह। ठीक, अब देखो हेड फॉर्म क्रॉस ब्रेस्ट ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। अब मसल्स का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, चलो मैं आपको डायग्राम में बताता हूँ। ये क्रॉस ब्रिज बना रहा होता है। क्रॉस ब्रिज कैसे बना रहा होता है, आप अभी यहाँ पे देख लो, ये देखो, ये जो मायोसिन होता है ना, जब ये एक्टिन से जुड़ जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस ब्रिज। दिख रहा हो ना आपको, ये क्रॉस ब्रिज, ये क्रॉस ब्रिज, ऐसे क्रॉस ब्रिज बन जाती है। ठीक है, वही मैंने आपके यहाँ पे लिखा है। हेड क्या फॉर्म करता है, क्रॉस ब्रिज ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। ये आपका मायोसिन है, मीरोमायोसिन का मोनोमर। अगर हम एंजाइम, ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो कि हमने पढ़ा था डाइजेशन चैप्टर में, अगर हम ट्रिप्सिन एंजाइम को इसके ऊपर डाल देते हैं, किसके ऊपर, मीरोमायोसिन के ऊपर, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, ये दोनों दो हिस्सों में टूट जाता है, स्प्लिट इन टू फ्रेगमेंट्स, एक हैवी मीरोमायोसिन और एक लाइट मीरोमायोसिन। ठीक, जो हैवी मीरोमायोसिन है ना, उसका ये पार्ट है, हेड पार्ट जो होता है ना, हैवी मीरोमायोसिन का पार्ट होता है। बाकी लाइट जो होती है वो टेल का पार्ट होता है। जो उसका हेड होता है ये एटीपीएस एंजाइम की तरह वर्क कर रहा होता है, एटीपीएस एंजाइम की तरह वर्क कर रहा होता है। ध्यान रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कैल्शियम की तरह। ठीक है, लिख लेना, इसको नोट कर लेना।
बाकी यहाँ पे तो लिखा ही होगा, आपको पढ़ लोगे आप। ये देखो, द ग्लोबेटा इज एन एक्टिव एटीपीज एंजाइम विच इज बाइंडिंग साइट फॉर एटीपी एंड एक्टिव साइट फॉर एक्टिन। ठीक है, क्या बताया था मैंने आपको, हाँ ये एटीपीज की तरह वर्क कर रहा होता है, जो कि जब एटीपी आके इसमें जोड़ता है ना, तो ये एटीपी को हाइड्रोलाइज कर देता है, एडीपी और एनर्जी में, जिससे कि जो एनर्जी मिलती है वो जो एनर्जी मिलती है ना इसे एटीपी को तोड़ने के बाद, वो एनर्जी यूज़ करता है किसके लिए। वैसे मैं आपको दिखाऊँ ना, ये ऐसे होते हैं, पहले इसका हेड ना ऐसे होता है, जब एटीपी आके इसके बाद जुड़ जाता है तो ये ना इरेक्ट हो जाता है थोड़े एनर्जी की वजह से, जिससे कि ऊपर जो आपका जा रहा होता है, ये देखो ऊपर देखो, ये एक्टिन जा रहा होता है ना, इससे जोड़ने के लिए ऐसे इरेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये हेड है, वैसे इसके हेड है। ठीक है, फिलामेंट फिर मूव करता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इसी से शुरू होती है। ये देखो, मैं थोड़ा सा डायग्राम छोटा सा बता रखा हूँ। ये देखो, ये जेड लाइन मैंने बताया था आपको, ये आपकी एक्टिन, ये आपकी मायोसिन, ये देखो ये जो है फिलामेंट मायोसिन के जो ये हेड है ना, ये हेड है इसके दो हेड, ये वाले दो हेड आके इससे जुड़ गए। ठीक, अब इन्होंने क्या बना लिया, क्रॉस ब्रिज बना लिया। ये देखो, मैं इसको छोटा, अगर समझ में ना आ रहा आपको, ये देखो ये एनर्जी ने आप सबकी इसके हेड इससे जुड़ गए, उन्होंने क्रॉस ब्रिज बना लिया। फिर ये क्या करेंगे, ये इधर फोर्स करेंगे, जिससे कि जो आपका ये है ना एक्टिन जो है आपका स्ट्रेच कंप्रेस होने लगेगा फिर जब फोर्स करेंगे तो। ठीक है, चलो आपने ये भी पढ़ लिया। कुछ डाउट हो भाइयों, कमेंट सेक्शन ओपन है, डाउट पूछ सकते हो आप। ठीक है, चलो अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि एक्टिन ऐसा होता है, इसके ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनका काम क्या होता है, इन सब का काम क्या होता है, और मायोसिन का ऐसा काम होता है। ठीक है, अब देखते हैं ये जो एक्टिन और मायोसिन है, ये दोनों मिलकर कैसे काम करते हैं। जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हमने पढ़ा था ना, वो कैसे होता है, अब यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत मजा आएगा। देखो, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन टॉपिक है आपका, जो कि एक थ्योरी है जो कि एक्सप्लेन करती है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जो कि दो वर्कर्स ने दी थी। एक का नाम था A.F. हक्सले और एक का नाम था रैल्फ नाइडर जर्की। ठीक है, इन 1954। वैसे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्लास 11 के स्टूडेंट्स को। हाँ, नीट में अगर कई बार पूछ लें एक्स्ट्रा, वैसे आता तो है नहीं, ये भी कम चांस है इसके, तो ये आप ध्यान में रख लेना। ठीक है, दो वर्कर्स थे, कौन कौन से, A.F. हक्सले और रैल्फ नाइडर जर्की, 1954 में उन्होंने दी थी। अब ये थ्योरी कहती क्या, इसे देखते हैं। लिखा है स्टेट्स दैट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है वो स्लाइडिंग की वजह से होता है, जो कि स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट्स ओवर थिक फिलामेंट्स। जो थिन फिलामेंट्स आपकी कौन सी हो गई, एक्टिन, और थिक फिलामेंट्स आपकी मायोसिन। जो स्लाइडिंग होती है ना थिन फिलामेंट्स की, ये देखो डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये आपके थिन फिलामेंट्स, ये आपके थिक फिलामेंट्स। ठीक है, जो थिन फिलामेंट्स होते हैं ना, ये थिक फिलामेंट्स होती है, इसको फोर्स लगाती है, तो थिक फिलामेंट्स तो यहीं पे रहती है, इधर फोर्स लगेगी, इधर फोर्स, रिजल्ट इनका क्या होता है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मान लो कि इधर फोर्स लगा रही है माइनस आई कैप, इधर फोर्स लगा रही है प्लस आई कैप, जिनका रिजल्ट को वो तो मान, ठीक है ना, जीरो आएगा। ठीक, तो ये ना अपनी पोजीशन पे रहती है, मीरोमाइसिन अपनी पोजीशन पे ही रहती है, जबकि जो एक्टिन होती है ना, ये इसको ऊपर स्लाइड करने लग जाती है, क्योंकि तो फोर्स लगी है, तो ये वाली एक्टिन इधर आएगी, और ये वाली एक्टिन जो ये जेड लाइन के साथ ये इधर आएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, ये दोनों पास पास आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है मैंने आपको, स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट्स, जो थिन फिलामेंट्स है ये स्लाइड कर रहे होते हैं थिक फिलामेंट जो कि मायोसिन होता है। चलो अब मैकेनिज्म देखते हैं, मतलब ऐसी क्या चीज़ आई जो कि इन्हें स्टिमुलेट करती है ये सब करने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। ठीक है, मैकेनिज्म हेडिंग आ गई आपकी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट बाय सिग्नल सेंट फ्रॉम CNS बाय मोटर न्यूरॉन। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, वो इनिशिएट कब होता है, जब हमारा CNS क्या करता है, सिग्नल सेंड करता है मोटर न्यूरॉन से। मोटर न्यूरॉन फिर किससे कनेक्ट होती है, मसल फाइबर से, फिर मसल फाइबर से जाते जाते मोटर यूनिट बन जाती है। ठीक, चलो अब मैं आपको ये डायग्राम दिखाऊंगा, ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये वाला थोड़ा सा मैंने कंप्रेस कर दिया है, ऐसे छोटा सा दिख रहा है ना आपको, जगह नहीं थी। चलो इसे समझते हैं। मान लो कि मसल फाइबर है, ये आपको रेड ऊपर वाली लेयर, ये नीचे वाली लेयर। ठीक है, यहाँ पे आपकी क्या है, सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम, ये वाले दिख रहे हैं ना आपको स्ट्रक्चर डांस करते हुए थोड़े से।
नाचते हुए, ये आपके सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम है, जो कि क्या होते हैं, रिजर्वियर ऑफ कैल्शियम आयन, जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में कहाँ बताया था। ये देखो सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम, रिजर्वियर ऑफ कैल्शियम आयन, इंपॉर्टेंट। इसका काम देखो अभी देखेंगे, ठीक है। मानो सीएनएस आपका क्या लाया, सीएनएस से न्यूरॉन्स आ रही, मोटर न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल्स आ रहे होंगे। जो सिग्नल्स होते हैं ना, ये आके ऐसे स्टिमुलेट करते हैं, जैसे कि सोडियम आयन रिलीज हो जाता है, सोडियम आयन प्लस और क्या रिलीज होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर, जो कि एसिटाइल कोलिन होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट कर लो बस दोस्तों, ठीक है। एसिटाइल कोलिन होता है, फिर ये क्या करता है, जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल इन सार्कोलेमा, आपका सार्कोलेमा है ना पूरा, सार्कोलेमा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कैल्शियम आयन रिलीज हो जाते हैं सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम से, कैल्शियम आयन रिलीज हो जाते हैं सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम से। देखो देख रहे होंगे आपको, इन्होंने कैल्शियम आयन को छोड़ दिया, ठीक। देखो पुराने मेहमान को छोड़ दिया, नए मेहमान को ले लिया इन्होंने, काफ़ी भेदभाव करते हैं ये। चलो अब जो कैल्शियम आयंस होते हैं ना, ये वाले, ये जाते हैं, ये आपका सार्कोमेर, जो कि मैंने पिछले क्लास में बताया था, सार्कोमेर से जुड़े होते हैं ना। सार्कोमेर के ऊपर काफ़ी सारे रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि कैल्शियम आयंस को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब, इसके ऊपर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। फिर ये एब्जॉर्ब कर लेंगे तो क्या कर लेंगे, फिर कैल्शियम आयन के ऊपर ये इसे एब्जॉर्ब कर लेंगे, इसे फिर एटीपी आएगा, साथ ही साथ एटीपी आ जाएगा कहीं से घूमते हुए, यहाँ पे घूमते रहते हैं एटीपी काफ़ी सारे, तो एटीपी आ जाएगा। फिर कौन सा प्रोसेस होगा, देखो एटीपी आके कैसे जुड़ जाएगा, इसके पास जुड़ जाएगा। इसके हेड के ऊपर ना दो रीजन होते हैं, एटीपी बाइंडिंग साइट और एक्टिन बाइंडिंग साइट। एटीपी बाइंडिंग साइट पे आके एटीपी क्या होता है, जुड़ जाते हैं, ठीक है। फिर क्या करेगा, ये प्रोसेस करेगा एटीपी को, एटीपी तो जोड़ देगा, फिर एनर्जी में जो एनर्जी मिलेगी उससे क्या हो जाएगा, ये रेट हो जाएगा, और एक्टिन जो ये एक्टिव साइट होती है वाली एक्टिन के लिए, ये क्या क्या उससे एक्टिन से जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो देखो मैंने क्या लिखा है, कैल्शियम आयन बाइंड विद ट्रोपोनिन यूनिट सी। देखो कैल्शियम आयन आया, जो मैंने आपको बताया था, ये इसे एब्जॉर्ब कर लेती है ना। अब एब्जॉर्ब कैसे करती है, देखो इसके ऊपर काफ़ी सारे ना ये ऐसे लगे होते हैं, ये क्या है आपका, ये है ना एक्टिन, तो है ये एक्टिन, तो है ये, इसके ऊपर एक्टिन के ऊपर ये लगे होते हैं। देखो ये देखो टीसी होते हैं, टीसी यूनिट, ट्रोपोनिन की सी यूनिट, जो कैल्शियम अटैचमेंट में काम करती है। जो कैल्शियम आयन यहाँ से रिलीज हुए ना, वो यहाँ पे चले जाते हैं, जो कि इसे एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा, ये थोड़ा सा ना एक पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाएगा। मान लो ये अभी जुड़ा हुआ ना इससे, बाद में कैसा हो जाएगा, ये देखो ये फाइबर आ गए, ये हो गया टी ऐसे, ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे, ये हो गया टी सी, जो कि बाइंड कर गया कैल्शियम आयन के साथ, और ये आपका टी आई यूनिट हो गई, जो कि जिसने कि एक्टिव साइट को क्या कर दिया, फ्री कर दिया, एक्टिन के एक्टिव साइट को क्या कर दिया, फ्री कर दिया, है ना। और ये आपकी टी आई यूनिट, जो कि ट्रोपोनिन से जुड़ी रहेगी, ठीक है। ये दोस्तों इसके ऊपर ही हो रहा है, ठीक है, स्ट्रक्चर के ऊपर। चलो ट्रोपोनिन एंड एक्सपोज द एक्टिव बाइंडिंग सरफेस फॉर अटैचमेंट ऑफ मायोसिन फिलामेंट, और जब एक्सपोज कर दिया ना इसके एक्टिव साइट को, किसके लिए, मायोसिन के लिए। मायोसिन आके क्या हो जाएगा, इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। चलो एट सेम टाइम एटीपी ब्रेक डाउन एंड रिलीज एनर्जी यूज बाय द मायोसिन फिलामेंट टू गेट स्ट्रेट इन पोजिशन एंड अटैचमेंट। समझ में तो आ गया होगा आपको। देखो उसी टाइम पे क्या होता है, एटीपी आता है, इससे जुड़ जाता है, और ये सब प्रोसेस चल रहा होता है, ठीक है। चलो अब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि मैं आपको डायग्राम बताऊंगा। पिछली क्लास में काफ़ी लंबी होते हैं, इसलिए मैंने डायग्राम नहीं बता पाया, सॉरी दोस्तों। चलो इसमें देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो मूवमेंट ऑफ सार्कोमेयर होता कैसे है। मान लो कि ये है इनिशियल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब पहले मसल ऐसे थी रेस्ट स्टेज में, अब ये इनिशिएट हो रहा है, सिग्नल्स आ गए, सब कुछ हो गया। ये पिछला जो सारा काम था, ये एटीपी से एनर्जी से इसने एब्जॉर्ब कर ली, ये अब इससे जुड़ने लगेगा, ठीक है। ये देखो कुछ फिलामेंट्स जुड़ने लगे, ये देखो, ठीक है। कुछ ऐसी हैं भी जुड़ रहे हैं, जुड़ने लगेंगे ये भी, ठीक है। ऐसे जुड़ गए, ठीक है, जुड़ गए ना। अब इनिशिएशन हो गया। अब देखो ये की जेड लाइन होती है, ये एच जोन होता है, ये एम लाइन, ये ए बैंड, और ये यहाँ से यहाँ तक ना आई बैंड होता है, जो कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। अगर आपको नहीं देखा तो आप देख लीजिए पिछले वीडियो में जाके, ठीक है। अब देखो ये इससे जुड़ गए ना, क्या बना लिया इन्होंने, क्रॉस ब्रिज, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। अब इन्होंने जैसे जुड़ गई तो इन्होंने फोर्स लगाया, एक ने इधर फोर्स लगाया, एक ने इधर फोर्स लगाया, जिसका से ये अपनी पोजीशन पर रहेगी। लेकिन जो ये वाली होती है एक्टिन फिलामेंट, ये इधर आने लगेगी, ये इधर आएगी, जिसकी जेड लाइन जो होती है पास हो जाती है, एक्टिन एक दूसरे के पास आ जाएंगे, ठीक है। ये पार्शियली कॉन्ट्रैक्शन है। जब मसल्स को थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत थी तब ऐसे होगा,
और जो ये फोर्स लगा रहा होता है ना, इसे हम क्या कहते हैं, पावर स्ट्रोक। ठीक है, पावर स्ट्रोक कहते हैं इसे। चलो अब देखो मैक्सिमल कॉन्टैक्ट में पूरी जो ये मसल्स होती है ना, ये पूरी फोर्स लगा रही होती है और ये एक्टिन को एक दूसरे के बहुत ही पास ले आती हैं, ऐसे बन जाती है। ठीक है, अब देखो, अब देख रहे होंगे ये एच जोन होता है, जो कि मैंने बताया था मैंने आपको, है ना। एच जोन देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, काफ़ी बड़ा है। अब देखो यहाँ पे एच जोन क्या हो गया, छोटा। ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्शन से एच जोन क्या हो, छोटा हो गया, और इसमें देखो और छोटा हो गया इससे। और जो एम लाइन है वो थोड़ी थोड़ी देखो गायब होने लग गई, यहाँ तो देखो दिखी नहीं थी, है ना। तो मैंने ऐसे लिखा एच जोन कॉन्स्टेंट डिक्रीजिंग इन कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन में डिक्रीज हो जाएगी। हाँ, और एक और चीज़, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जो ए बैंड होता है ना, ए बैंड, ये वाला ए बैंड, ये छोटा हो जाता है, जबकि आई बैंड जो होता है वो उतना का उतना ही रहता है। सही बताया मैंने आपको, हाँ बिल्कुल सही बताया। आई बैंड उतने का उतना ही रहता है और ए बैंड जो होता है छोटा हो जाता है। ठीक है, चलो अब देखो ये तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया, कॉन्ट्रैक्शन की कहानी हो गई नहीं। अब रिलैक्सेशन, तो रिलैक्स कैसे होते हैं मसल्स, तो रिलैक्सेशन होती है ना, वो जेड लाइन जो होती है, जैसे ये जेड लाइन थी, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे कैसे आती है, वापस आ जाती है। मान लो ये कॉन्ट्रैक्शन होगी, अब कैसे होगी, फिर ऐसे हो जाएगी और फिर ऐसे हो जाएगी। रिलैक्सेशन में इसका उल्टा हो जाएगा ना, उल्टा प्रोसेस, ऐसे हुआ था फिर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस ब्रिज जो होता है वो टूट जाता है, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, खत्म हो चुकी होती है उस टाइम पे, क्योंकि उन्होंने फोर्स लगा दी ना, एनर्जी यूज़ हो गई ना वर्क डन में, वर्क डन। चलो फिजिक्स के टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ मैं भी ना। चलो, इन दिस वे द साइकिल इज कंटिन्यू, पहले ये जुड़ेंगी फिर टूटेंगी, फिर जुड़ेंगी फिर टूटेंगी, कैल्शियम आयन के आने जाने से ये सब चलता रहेगा। ठीक है, पिछले कुछ बताया मैंने आपको। चलो कैल्शियम हाँ, अब देखो रिलैक्सेशन में क्या होता है, कैल्शियम जो होता है वो डिटैच हो जाएगा ट्रोपोनिन यूनिट सी से। आओ देखते हैं ट्रोपोनिन यूनिट सी का है, आ जाओ। ये देखो ट्रोपोनिन यूनिट सी है, कैल्शियम जुड़ गया था ना, अभी कैल्शियम क्या होता है, हट जाता है, टी सी और एलिमिनेट कर देती है कैल्शियम आयन को, जिससे कि क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन टाइम पे कैल्शियम आयन का जुड़ गया था ना, ऐसा हो गया था। अब मतलब हट जाने के बाद ये दोबारा ऐसा हो जाएगा, जाके दोबारा एक्टिव साइट से जुड़ जाएगा एक्टिन की, जिससे कि क्या होगा, मायोसिन इससे अटैच नहीं हो पाएगा, रिलैक्सेशन के स्टेट में आ जाएंगे। ठीक, चलो ये मैंने लिखा है कैल्शियम डिटैच फ्रॉम ट्रोपोनिन यूनिट एंड पम्प बैक टू द सार्कुलम सिस्टर्नी, सॉरी, एंड पम्प बैक टू द सार्कुलम सिस्टर्नी। अब जहाँ से आई थी, रेटिकुलम से आई थी ना, और उसके पास पहुँच जाएगी। और देखो रेटिकुलम के आपने दो वो पढ़े होंगे, ट्रांसफेस होता है और सिस फेस होता है। सिस फेस आने के लिए होता है, ट्रांसफेस जाने के लिए होता है। तो ये वापस आ रहे हैं ना, तो कैसे किसके पास आएंगे, सिस के पास आएंगे ना, इसलिए हमने सार्कोप्लाज्म सिस्टर्नी का वर्ड यहाँ पे यूज़ किया। ठीक है, और रिजल्ट क्या हुआ, इसका जो रिजल्ट आया, इसका मतलब ये सब कुछ हो गया ना, इसका रिजल्ट क्या आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा ना, उसे देखते हैं। ट्रोपोनिन जो था मास्क कर देगा एक्टिव साइड ऑफ एक्टिन अगेन फिलामेंट, ट्रोपोनिन अगेन मास्क द एक्टिव साइड ऑफ एक्टिन फिलामेंट। ये देखो दोस्तों रिजल्ट जो था ना, ये पिछला रिजल्ट, ये देखो यहाँ पे क्या आया था, ट्रोपोनिन जो सी से बाइंड हुआ था ना पहले, ये देखो बाइंड हुआ था ना, अब क्या है, ट्रोपोनिन सी अलग हो जाएगा प्लस कैल्शियम आयन डिटैच हो जाएगा, इससे क्या रिजल्ट आएगा, ये आ जाएगा, दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन वापस आ जाएगा, जिससे कि ट्रोपोनिन आई है दोबारा मास्क कर देगा किसको, एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन, एक्टिन नहीं जीन है, मास्क करने से कि क्या होगा, मायोग्लोबिन नहीं आ पाएगा, बेचारा मायोग्लोबिन दोबारा हट गया। चलो कोई दोबारा आएगा, तो कैसे आएगा बताओ, फिर कैल्शियम आयन आएगा, फिर सारा प्रोसेस होगा, है ना। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक है मसल फाइबर। मसल फाइबर में सबसे पहले स्केलेटल मसल फाइबर को पढ़ेंगे, इसके दो पार्ट होते हैं, रेड फाइबर, व्हाइट फाइबर, दोनों को एक कर पढ़ते हैं, दोनों डिफरेंस है, साथ ही पढ़ेंगे। जो मायोग्लोबिन कंटेंट होता है ना रेड फाइबर में, वो काफी ज्यादा होता है, और मायोग्लोबिन कंटेंट व्हाइट फाइबर में काफी लो होता है। अब ये मायोग्लोबिन क्या होगा, मायोग्लोबिन वो ब्लड होता है जो कि मसल्स में पाया जाता है, फाउंड इन मसल्स। मसल्स के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, सार्को या मायो, इसके लिए हमने क्या यूज किया है, मायो, मायोग्लोबिन। ठीक है, इसमें हाई होता है, इसमें लो होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें ज्यादा नंबर में होते हैं, इसमें जबकि माइटोकॉन्ड्रिया कम नंबर में होते हैं। सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम इसमें काफी कम होता है, इसका उल्टा ये लेस डेवलप होता है और काफी कम होता है। इसका जो सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम होता है काफी ज्यादा नंबर में मिलता है और वेल डेवलप होता है। इसमें जो ग्लाइकोजन होता है वो फुल ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जबकि इसमें जो ग्लाइकोजन होता है वो पार्शियल ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। पार्शियल ऑक्सीडाइज हुआ, कुछ कंपाउंड्स बचे होंगे, अब उसका रिजल्ट होता होगा ना,
क्या रिजल्ट आता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है उनमें, जिससे क्या होता है मसल्स में पेनफुल दर्द होता है काफी ज्यादा। चलो अब दूसरा नेक्स्ट डिफरेंस है रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज स्लो। ब्रेड फाइबर में जो रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है काफी स्लो होता है और लंबे समय के लिए चलता है, जबकि वाइट फाइबर में काफी फास्ट होता है तो शॉर्ट टाइम के लिए हुआ। अब भाई अगर रेट कॉन्ट्रैक्शन स्लो है तो भाई जाहिर सी बात है ना वो लंबे समय तक चलेगा। एक आदमी है वो धीरे धीरे भाग रहा है और एक आदमी जो फास्ट भाग रहा है, तो ये मतलब फिनिश लाइन है, धीरे धीरे भाग रहा है तो ज़्यादा टाइम लगेगा उसको वहाँ पहुँचने में, तेज भाग रहा है कम टाइम लगेगा उसको पहुँचने में, तो वही है इनका वही वाला। ठीक, चलो अब एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वाला रेड फाइबर का एग्जाम्पल है एक्सटेंशन मसल और बैक, बस स्पाइनल कॉर्ड के पास जो मसल्स होती है ना वो वाली रेड फाइबर्स की होती है, जबकि आई बॉल की जो मसल्स होती है वो व्हाइट फाइबर होती है। दरअसल दोस्तों एक चीज बताऊँ आपको, जो व्हाइट फाइबर होती है ना ये अपीयरेंस में ना ज्यादातर पेल अपीयरेंस होती है, इनकी पेल येलो अपीयरेंस, कई कई जगह व्हाइट भी मिल जाती है तो हम पेल को थोड़ा व्हाइट कह देते हैं, इसलिए हमने इसको व्हाइट फाइबर कह दिया। चलो अब कुछ दो चीजें बताता हूँ आपको, ठीक है। पहला है ऑक्सीजन डेबिट, दूसरा है राइगर मोर्टिस। दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे। ऑक्सीजन डेबिट क्या होता है, जब हम काफी ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं ना तो हमारा जो हमारे मसल्स होते हैं उसको काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब ऑक्सीजन को सॉरी ग्लाइकोजन को फुल ऑक्सीडेट करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उसको, ठीक है, लॉन्गर टाइम लगता है ना इसे, तो भाई मसल्स तो इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, क्योंकि हमें ज़्यादा इंस्टेंट एनर्जी होगी तो मसल्स काफ़ी जल्दी वर्क करेगी, तो जल्दी वर्क करेगी तो क्या होगा, पार्शियल ऑक्साइड होगा ग्लाइकोजन, जिससे कि लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाएगा और हमें क्या होगा, पेन होगा। लैक्टिक एसिड की जो डिपोजिशन हो जाती है ना मसल्स के बीच में, हमारी मसल्स है काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज करने से हमें लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो गया तो इसकी वजह से हमें पेन होता है काफ़ी ज़्यादा। आपने देखा भी होगा जब आप एक्सरसाइज कर लेते हो तो आपको पेन होता है ना, वो पेन किस वजह से होता है, क्योंकि वो इकट्ठा हो चुका होता है क्या, लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड फिर बाद में भी ऑक्साइड हो जाता है, लेकिन उसको बाद में क्या ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अब ऑक्सीजन कहाँ पे होगा, क्योंकि इकट्ठा हो गया ना यहाँ से, फिर ज़्यादा धीरे धीरे करके लिवर के पास ऑक्सीडाइज होने के लिए, ठीक है। चलो ये आपको मैंने बता दिया ऑक्सीजन डेबिट कहते हैं इसे। अब आती है राइगर मोर्टिस कंडीशन। ये भाई क्या बला आ गई, इसको कोई सुना भी नहीं है ना। राइगर मोर्टिस कंडीशन आपने उनको देखा होगा जो फॉरेंसिक साइंटिस्ट होते हैं ना, फॉरेंसिक साइंटिस्ट या डॉक्टर जो होते हैं वो बॉडी को देख के पता कर लेते हैं, डेथ बॉडी को देख के कि इसे कितनी देर हुई है डेथ हुई है, इसकी डेथ हुई है कितनी देर हुई है, तो वो कैसे पता करते हैं, राइगर मोर्टिस को देख के। होता क्या, ये देख लो, जो सेपरेशन होता है ना एक्टिनोमायोसिन फिलामेंट में, ये देखो ये एक्टिनोमायोसिन में जो सेपरेशन होता है बाद में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ये ना कॉन्ट्रैक्ट होके ही रह जाती है, जिसकी वजह से ये ना मतलब सेपरेशन नहीं हो पाता इनका, एक्टिनोमायोसिन फिलामेंट का सेपरेशन नहीं हो पाता, जिससे आपकी बॉडी क्या हो जाती है, अकड़ जाती है, काफी हार्ड हो जाती है। मान लो अगर मेरा हाथ ऐसे है और ऐसे ही रह गया तो ऐसे ही रह जाएगा ये, ऐसे मतलब इसे सीधा नहीं कर सकता हम हाथ को, ठीक है। चलो इससे बॉडी हार्ड हो जाती है इसमें। और हाँ, ये राइगर मोर्टिस कब होता है जब एटीपी वहां पे अवेलेबल नहीं होता, तब ये कंडीशन देखने को मिलती है। मेन है ये है इसका, एटीपी अवेलेबल नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है, सेपरेशन नहीं हो पाता उनका। भाई एटीपी जरूरत पड़ेगी ना उनको सेपरेशन होने के लिए, कॉन्टैक्ट पे रिलैक्स होने के लिए, वो नहीं हो पाता। और ये जो अकड़ जाती है ना बॉडी की तब तक रहेगी जब तक कंप्लीटली डिसोसिएशन ना हो जाए एक्टिनोमायोसिन वो जो प्रोटीन्स होती है ना फ्लैमेबल प्रोटीन, भाई ये प्रोटीन्स तो है ना, ये प्रोटीन्स तो है एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन, जब इन प्रोटीन का कंप्लीटली डिग्रेडेशन नहीं होता है, डिकम्पोजिशन नहीं होता है, तब तक हमारी बॉडी कैसे होती है, अकड़ी रहती है, ठीक है। इसलिए फॉरेंसिक डॉक्टर्स जो होते हैं वो देख के पता कर सकते हैं इस बॉडी को डेथ हुए कितने टाइम हुआ है, ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो जितना भी मैंने आज पढ़ाया आपको, तो उसमें एक छोटा सा भी डाउट होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा, विदिन 2 आवर मैं आपको जरूर आंसर दूंगा, ठीक है। और दोस्तों सब्सक्राइब तो बनता है ना, थोड़ा सपोर्ट करो दोस्तों, बाय। अरे दोस्तों मैं तो आपको ये बताना भूल ही गया, अगली क्लास में क्या करेंगे, अगली क्लास में हम करेंगे स्केलेटल सिस्टम, हमारी बॉडी का ढांचा, ठीक है।
ये देखो सब, ये रिपकेज हमारा, ठीक है। ये सब मैं आपको अगली क्लास में बताऊँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे। पर हाँ, जो मैं आपको डायग्राम बताया ना, वो कॉन्ट्रैक्शन वगैरह से कहाँ गया, वो कॉपी करूँ। ये देखो, ये जो डायग्राम है, अगर आपको इसमें समझ में ना आया हो तो आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं। ये देखो, उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से दिया हुआ, देखा है ना आपको ये डायग्राम, रिलैक्स स्टेट, कॉन्ट्रैक्टेड, मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट, ठीक है। आप इसमें देख सकते हो। और हाँ दोस्तों, अब मैं अभी आपको कह दूँ, आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़िएगा, ध्यान से एक एक लाइन को समझिएगा, उसका क्या मीनिंग है वो आप उसके साइड में लिख लीजिएगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे साइड में लिख रखा है, ये हमें सरकार ने इतना पेज दिया है ना, इतनी जगह दी है लिखने के लिए दी है दोस्तों, ठीक है। इसका यूज़ कीजिए। और बाकी जो मैं भी मैंने आपको पिछली क्लास में और इस क्लास में बताया, आपको एनसीईआरटी से ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले प्रायोरिटी एनसीईआरटी की है, ठीक है। चलो दोस्तों, डायग्राम, ये देखो डायग्राम देखो दोस्तों, ये वाला डायग्राम जो एक्सरे वाला मैं आपको पिछली क्लास में बताया था, मायोसिन वाला है ना, इसे भी देख लेना आप, ठीक है। और ये आपकी एफ एक्टिन, जो मैंने आपको बताया, एफ एक्टिन, म्योमायोसिन, और जो ये मैकेनिज्म होता है आपको देखो, हाँ मैंने आपको मैकेनिज्म नहीं बताया ना ऐसा, चलो देख लो। ये देखो, ये है ना, ये आपका मायोसिन ब्रिज, ये मायोसिन हो गया, और ये एक्टिन फिलामेंट हो गया, मायोसिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट। आपका क्या होता है, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ यार, ये रहा, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ये देखो एटीपी आया, इरेक्ट हो गया, इसने यूज़ कर लिया एटीपी और एडीपी को, एनर्जी जो आई उसने एब्जॉर्ब कर ली, एब्जॉर्ब करने के बाद इससे क्या होगा, अटैच हो गया इससे मायोसिन से, और वो क्या होगा, ट्रोपोनिन सी क्या होगी, ट्रोपोनिन सी जो यूनिट थी उसका कैल्शियम आयन जुड़ गया होगा, और ट्रोपोनिन आई ने क्या कर दिया होगा, जो इसकी ये एक्टिव साइट है एक्टिन की, उसे एक्सपोज कर दी होगी मायोसिन के लिए। फिर मायोसिन आसे आकर जुड़ जाता है, ठीक है। मायोसिन के साथ जुड़ेगा, ये एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है ना, तो इसके थ्रू जुड़ जाएगा एक्टिन के पास। उसका क्या करेगा, ये क्रॉस ब्रिज बन गया ना, इसको हम क्रॉस ब्रिज कहते हैं, मेरे को बताया था। तो ये मायोसिन हेड, फिर फॉर्मेशन क्रॉस ब्रिज, फिर क्या होता है पावर स्ट्रोक, जो मैंने पिछले अभी बताया मैंने आपको क्लास में, पावर स्ट्रोक, क्योंकि ये पीछे फोर्स कर रहा होता है ना इधर मसल उसे करने के लिए, तो उसको समझ गए होंगे आप, ठीक है। स्लाइडिंग एंड रोटेशन, ये आपका डायग्राम, इसे ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। बाकी कुछ यूनिट्स दी हुई हैं आपके ट्रोपोनिन सी। और हाँ दोस्तों, मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी है, उसमें आप मैंने PDF 2-3 शायद PDF है, आप उसे ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि जो भी इसकी है ना, ये जो क्या बोलते हैं इसकी यूनिट्स हैं, ट्रोपोनिन की जो यूनिट थी, ट्रोपोनिन ITC, ये सब मैंने PDF के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और साथ ही मैंने इवेंट्स से बताया कि कौन कौन से इवेंट्स होते हैं जब कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स का, ठीक है। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी तो कुछ है ही नहीं, और आपको तो एनसीईआरटी पढ़नी है तो दोस्तों। चलो अगली क्लास में मिलते हैं स्केलेटल सिस्टम के साथ। बाय बाय।